नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के चौथी इकाई के दूसरे पाठ में आज हम व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर तथा भुगतान शेष में संतुलन एवं असंतुलन की बात करेंगे। पिछले पाठ में हमने व्यापार शेष की बात करी थी। व्यापार शेष और भुगतान शेष। व्यापार शेष या बैलेंस ऑफ ट्रेड परंपरागत रूप में व्यापार शेष की परिभाषा व्यापार की गई वस्तुओं के निर्यात और आयात के मूल्यों में अंतर के रूप में की जाती है। अन्य शब्दों में यह व्यापार की गई वस्तुओं का शेष है। जे.ई. मीड और W.M. स्कैमर ने व्यापार शेष की व्याख्या अधिक विस्तृत अर्थों में की है। इन लेखों के अनुसार अपने देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्य और विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं के आयात के मूल्य में अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। भारत जैसे कम विकसित देश में वस्तुओं का शेष प्राय अनुकूल होता है, परंतु चालू लेखे का शेष जो मीड की व्यापार शेष की धारणा के समान होता है, वह घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल हो जाता है। मीड के दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार शेष को इस परिचित समीकरण के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इस समीकरण में y बराबर c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m, जहाँ y राष्ट्रीय आय का सूचक है, c उपभोग खर्च का सूचक है, i सकल घरेलू निवेश का सूचक है, जी सरकारी खर्च का सूचक है, एक्स वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और एम वस्तुओं और सेवाओं के आयात को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पद x माइनस m जो है उसमें मीड के दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार शेष को प्रकट करता है। इस अर्थ में यह एक देश के आय के चक्रीय प्रवाह में अंतः प्रवेश या इंजेक्शन को प्रकट करता है। यदि x बराबर m है तो इस हालात में व्यापार शेष का संतुलन है। यदि x ग्रेटर देन m है, यानी कि x m से बड़ा है, तो यह व्यापार शेष के अधिशेष या सरप्लस को प्रकट करता है अथवा व्यापार शेष घरेलू अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। इसके विपरीत यदि x लेस देन m है या x m से कम है, तो व्यापार के घाटे या डेफिसिट की स्थिति है अथवा व्यापार शेष घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल है। अब दूसरी धारणा, जिसको पिछले पाठ में हमने विस्तार से देखा था, भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष की धारणा व्यापार शेष की धारणा से अधिक विस्तृत है। यह वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी के पदों का ब्यौरा है जो घरेलू अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के मध्य किए जाते हैं। भुगतान शेष चालू लेखे के शेष और पूंजी लेखे के शेष का शुद्ध योग है। ये पिछली पाठ में भी हमने देखा था। अभी भुगतान शेष खाता का एक उदाहरण इस चित्र में बताया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, चालू सौदे में वस्तुओं का निर्यात, दूसरे मद पर है सेवाओं का निर्यात, तीसरे मद पर है विदेशी निवेश से आय तथा चौथा है एक तरफा प्राप्तियां। तो वस्तुओं का निर्यात माना 500 करोड़ रुपए है, सेवाओं का निर्यात 250 करोड़ रुपए, विदेशी निवेश से आए 350 करोड़ रुपए और एक तरफा प्राप्तियां 200 करोड़ रुपए। तो इसका कुल हो गया 1300 करोड़ रुपए। इसी प्रकार दूसरा आता है इसमें पूंजी सौदे। पूंजी सौदे में पहला है दीर्घकालीन ऋण प्राप्तियां 400 करोड़ रुपए, अल्पकालीन ऋण प्राप्तियां 300 करोड़ रुपए तथा सोने या परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त 200 करोड़ रुपए। इसका कुल योग हुआ 400, 300 और 200 का योग हुआ 900 और इस चालू सौदे तथा पूंजी सौदे दोनों का मिला के सकल योग हुआ 2200 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ वस्तुओं के आयात मान लीजिए 650 करोड़ रुपए है, सेवाओं के आयात 350 करोड़ रुपए, देश के अंदर निवेश से विदेशी आय 300 करोड़ रुपए
तथा एक तरफा भुगतान 200 करोड़ रुपए, तो इस सब का कुल योग हुआ 1500 करोड़ रुपए। इसके बाद में इसमें दीर्घकालीन दिए गए ऋण 400 करोड़ रुपए, अल्पकालीन दिए गए ऋण 180 करोड़ रुपए और सोने और परिसंपत्तियों की खरीद पे जो खर्चा होता है वो 100 करोड़ रुपए। तो इस तरह से इसका कुल योग हुआ 680 और सकल त्रुटियां और भूल चूक मान लीजिए कोई 20 करोड़ का है, तो इन सब का सकल योग 2200 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ की प्रविष्टियां डबल एंट्री काउंटिंग के अनुसार 2200 करोड़ बराबर दिखती है। यह भुगतान शेष खाते का एक उदाहरण है। भुगतान शेष का संतुलन अथवा असंतुलन, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का लेखा आवश्यक संतुलन में होना चाहिए। हर क्रेडिट प्रविष्टि के लिए प्रतिकारक या ऑफसेट करने वाली डेबिट प्रविष्टि होनी चाहिए। सीपी किंडलबर्गर ने संतुलन की परिभाषा इस प्रकार से की है कि यह ऐसी भुगतान शेष की हालत एक निश्चित समय अवधि के लिए है जो एक खुली अर्थव्यवस्था को लगातार बिना तीव्र बेकारी के बनाए रख सकती है। एक देश के भुगतान शेष के असंतुलन का अर्थ है कि इसमें अधिशेष अथवा घाटा पाया जाता है। जब विदेशी मुद्रा की स्वतंत्र मांग और आपूर्ति का अंतर धनात्मक हो तो संतुलन को अनुकूल कहा जाता है। इसके विपरीत उन दोनों में ऋणात्मक अंतर का अर्थ है भुगतानों का संतुलन प्रतिकूल है। भुगतान शेष का संतुलन घाटा चाहे घाटे में हो अथवा अधिशेष में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगातार दीर्घकालीन संतुलित विकास पर कुछ प्रभाव डालता है। इन दोनों में से भुगतान शेष का घाटा प्रायः अधिक परेशानी करने वाली घटना है, क्योंकि समायोजन का बोझ घाटे वाले देश पर अधिशेष वाले देशों की तुलना में अधिक पड़ता है। भुगतान शेष के असंतुलन कई स्रोतों या सोर्सेस के कारण पैदा होते हैं। भुगतान शेष असंतुलन के इन स्रोतों को व्यापक रूप में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है असंतुलन के वे स्रोत जो एक साथ भुगतान शेष को अधिक प्रतिकूल बनाते हैं और आय में कमी लाते हैं अथवा भुगतान शेष में सुधार के साथ आय स्तर में वृद्धि लाते हैं। दूसरा, असंतुलन के वे स्रोत जो आय के स्तर में कमी लाने के साथ भुगतान शेष को सुधारने का झुकाव रखते हैं। और तीसरा, वे स्रोत जो आय स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अब हम भुगतान शेष के जो असंतुलन है उनके 2 प्रकार हैं, वो 2 प्रकारों की बात करेंगे। अस्थायी और मूलभूत असंतुलन, टेम्पररी एंड फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। अस्थायी असंतुलन भुगतान की उस स्थिति को प्रकट करता है जब थोड़े समय के लिए प्राप्तियों भुगतान से अधिक होती है और फिर कुछ समय में उल्टी स्थिति पाई जाती है। ऐसी अधिशेष अथवा घाटे व्यापार में आकस्मिक परिवर्तनों, मौसमी परिवर्तनों के खेती उत्पादन प्रभावों आदि के कारण पैदा होती है। इन कारणों से पैदा होने वाली घाटे या अधिशेष अस्थायी होते हैं और बहुत अल्पकाल के दौरान उनके उलट जाने की आशा होती है। दूसरा प्रकार है दीर्घकालीन या क्रोनिक अथवा मूलभूत या फंडामेंटल असंतुलन। फंडामेंटल असंतुलन एक देश की आर्थिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन के कारण होते हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा करने वाले मुख्य तत्व हैं देश के अंदर और विदेशों में उपभोक्ताओं की रुचियों में परिवर्तन जो देश के निर्यातों और आयातों को प्रभावित करते हैं। देश में अथवा विदेश में वस्तुओं के और उत्पादन के ढंगों में तकनीकी सुधार और एक देश तथा उसके प्रतियोगियों में श्रम तथा पूंजी की वृद्धि दरों में अंतर। एक आर्थिक प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन किसी प्रमुख युद्ध के कारण भी हो सकते हैं। युद्ध के समय में एक देश की उत्पादन क्षमता के
नष्ट होने से उसकी अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने या अपने निर्यातों को बढ़ाने की क्षमता पर लंबे समय के लिए रोक लग सकती है। युद्ध के कारण युद्ध सामग्री को आयात करने के लिए और भारी मात्रा में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में क्षीण हो जाता है। विदेशी नीति संबंधी तत्वों जैसे विदेशी ऋणों और अनुदानों पर भारी खर्च और सैनिक खर्च भी भुगतान की स्थिति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यदि ये खर्च कभी लंबे समय तक किए जाते हैं या बनाए रखे जाते हैं तो इससे एक देश के दीर्घकालीन अथवा मूलभूत भुगतान शेष के असंतुलन पैदा होने की संभावना होती है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर तथा भुगतान शेष के संतुलन, असंतुलन और असंतुलन के प्रकार के बारे में बात करी। धन्यवाद।